Hello student, today I would like to discuss about the scope of pharmacy in research and development and its challenges. स्कोप फार्मेसी का स्कोप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, इसको आपको समझना है कि स्कोप तो रिसर्च में बहुत अच्छा है, इसमें कई पार्ट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें चैलेंजेस भी बहुत हैं। तो इसको आप देखिए कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फार्मेसी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट स्कोप द ड्रग डिस्कवरी, द आइडेंटिफाई द पोटेंशियल न्यू कंपाउंड, or you can say the natural products, chemicals and computational models for the pharmacist area to work with the chemist and biological standards to make interact each other and make up a good product. ड्रग डिस्कवरी जो किया जाता है सिंथेटिक प्रोडक्ट एंड नेचुरल प्रोडक्ट से, दोनों से एक ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं। तो ड्रग डिस्कवरी में फर्स्ट स्टेप आता है नेचुरल कंपाउंड होगा, तो प्लांट या किसी एनिमल सोर्स से लिया जाएगा, सी से कहीं भी नेचुरल सोर्स से लिया जाएगा, और उसकी एक्टिविटी हम करते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी, आफ्टर द क्लिनिकल स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज द प्री क्लिनिकल स्टडी? प्री क्लिनिकल स्टडी द टेस्टिंग ऑफ द एनी ड्रग्स इन अ लेबोरेटरी ऑन एनिमल। एनिमल पे हम एक मॉडल जनरेट करते हैं एनिमल का, और मॉडल क्या होता है कि उसको जिस डिसीज का टेस्टिंग करना है उस डिसीज को हम इंड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं एनिमल में, उसको हम मॉडल बोलते हैं। जैसे डायबिटीज की ड्रग को टेस्ट, न्यू ड्रग की टेस्ट करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू इंड्यूस द डायबिटिक रैट या एनिमल जो भी अब जिस पे स्टडी करना है उसको हम डायबिटिक बनाते हैं। तो एलेक्सोन है और भी कंपाउंड है जिसको यूज करके डायबिटिक रैट बनाते हैं। तो पहले हम एनिमल पे टेस्टिंग करते हैं, उसको डिसीज इंड्यूस करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इससे उसके हिसाब से ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं। जब इफिकेसी या सेफ्टी जो है क्लिनिकल स्टडी में इंश्योर करते हैं कि ऐसे ऑफ द सेफ्टी इफिकेसी फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स स्टडी करते हैं। ओके, तो व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स? The what body does to the drug that is known as pharmacokinetics। मतलब ड्रग जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो मूव बॉडी उसके साथ साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, वो स्टडी हम करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में। और डायनामिक्स से व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, हाउ टू वर्क द ड्रग ऑन द बॉडी ऑफ द वुमेन। मीन्स ड्रग के होने पे बायोबिलिटी आने के बाद जो है उसमें रिसेप्टर पे बाइंड होता है, उसके बाद उसका रिस्पांस आता है और उसके मैकेनिज्म होते हैं। तो ये स्टडी हम फार्म को जो है डायनामिक में करते हैं। आफ्टर द क्लिनिकल स्टडी होती है या क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 होते हैं। जो फर्स्ट में हम जो है सेफ्टी एंड इफिकेसी देखते हैं न्यू ड्रग्स का। आफ्टर डिजाइनिंग द ट्रायल, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, एनालाइज द डेटा एंड इंश्योर द कंप्रहेंसिव एंड कंप्लायंस रेगुलेटरी जो डेटा है एफएनडी का अप्रूवल होता है। थर्ड में फिर उसको ड्रग को लॉन्च करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ड्रग जब सेफ है, इफेक्टिव है, तो आ जाता है फार्मूलेशन डेवलपमेंट होता है। फार्मूलेशन डेवलपमेंट में वो ड्रग की वायबिलिटी इन्हांस करने के लिए हम एक तरह से फार्मूलेशन बनाते हैं। ड्रग तो प्योर है, गुड क्वालिटी की है, लेकिन उसकी वायबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो ड्रग का रिस्पांस अच्छा नहीं होगा। तो व्हाट इज वायबिलिटी? वायबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेज इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म, दैट इज नोन एज वायबिलिटी ऑफ ड्रग। तो इसमें हम एक तरह से और बोलते हैं कि rate and instant amount of drug reaches in systemic circulation in unchanged form, that is known as viability। उसकी रेट हो, मतलब स्पीड भी हो और अमाउंट भी हो, जो क्विकली ब्लड में पहुंच जाती है, सर्कुलेट हो जाती है, तो उसका रिस्पांस फास्ट आता है। इसके वजह से उसकी वायबिलिटी उसको इन्हांस बोलते हैं। जैसे हम आईवी रूट में देते हैं तो एक बार इंजेक्ट करने पे फ्रीक्वेंटली ब्लड सर्कुलेशन तो उसकी 100% वायबिलिटी होती है, जबकि ओरल की 100% नहीं होती, कम होती है, क्योंकि ऑब्जर्व होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी ब्लड में, इस तरह से। आफ्टर दैट आता है रेगुलेटरी अफेयर्स, ensure the all aspect of the drug developing compliance regulatory affairs to
preparation of documentation and the approval by the FDA. FDA का जैसे ये ड्रग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज में आने के बाद FDA का अप्रूवल होता है ड्रग फोर्थ के लिए कंप्लायंस के लिए, तो इसको रेगुलेटरी अफेयर्स में स्कोप है आफ्टर द फार्माकोविजिलेंस आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ ड्रग दैट prescribed to the patient, and that time during the market identify the adverse effect of the drug and in compliance and risk management of the strategy. मतलब ड्रग को जो मार्केट में आ जाती है, जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और जब पेशेंट उस ड्रग को लेता है, उस समय यदि कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसको फार्माको विजिलेंस बोलते हैं। इसमें भी फार्मेसी स्टूडेंट का बी फार्माकोलॉजी जो एम फार्माकोलॉजी से क्या होता है या बी फार्म स्टूडेंट का गुड अपॉर्चुनिटी है, गुड स्कोप है। अब ये इसके बाद ये तो इसके अपॉर्चुनिटी है क्लिनिकल रिसर्च के, ओके, R&D के। आफ्टर द इसके बाद आता चैलेंजेस ऑफ द फार्मेसी इन R&D। फर्स्ट होता है हायर कार्ड रिसर्च जो किया जाता है, इसमें जो ड्रग डिस्कवरी होती है, नया प्रोडक्ट बनता है, इसके एक गुड अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। कौन से चैलेंजेस है? जैसे हाई कॉस्ट, ड्रग डेवलपमेंट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड कॉस्ट बिलियंस एंड डॉलर्स फ्रॉम द ड्रग डिस्कवरी टू मार्केटिंग। मतलब ड्रग डिस्कवरी टू मार्केटिंग तक बिलियंस डॉलर तक इसमें कॉस्ट लगता है, जो कि किसी फंडिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें फंडिंग आना जरूरी है, तभी इसको हम प्रोसीड कर सकते हैं। और ये जो है काफ़ी टाइम टेकिंग है, फर्स्ट सेकेंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये 1 से 20 ईयर्स तक टाइम लेता है ड्रग डिस्कवरी में, ठीक है। अब इसमें स्टेप बाय ड्रग सिंथेसाइज होता है, 2 से 3 ईयर्स में ड्रग सिंथेसाइज होगी या एक्सट्रैक्ट होगी। आफ्टर प्री क्लिनिकल स्टडी, फिर क्लिनिकल स्टडी, फिर इसके FDA का अप्रूवल। इस तरह से ये हजारों मॉलिक्यूल स्क्रीन करने पे 2-4 एक्चुअल ड्रग डेवलप हो पाती है, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। ये इसके चैलेंजेस है, हाई कास्ट, टाइम कंज्यूमिंग, आफ्टर रेगुलेटरी हेडल्स। ड्रग अच्छी होने के बाद इस रिसर्च में रेगुलेशन का हेडल्स आता है। जैसे इसको हम जो रिक्वायर द डिफरेंट कंट्रीज चैलेंजेस, कंप्लायंस गाइडलाइंस, इसको सबको लेके अप्रूवल लेते हैं। ये हेडल्स को हमको जो है करेक्ट करना पड़ता है। आफ्टर दैट हाई फेल्योर रेट, इतना सब करने के बाद इसमें ड्रग फेल्योर, मेनी पोटेंशियल ऑफ ड्रग फेल्योर ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड द फ्रैक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिस्करेजिंग द फाइनेंशियल ड्रेनिंग। मतलब इसमें फेल्योर क्या क्या है कि हाई फेल्योर का इसमें साइंटिफिक नॉलेज भी होना चाहिए, और पोटेंशियल आफ्टर दैट यू कैन से द डेवलपमेंट ड्रग में स्टेप आना चाहिए, क्लिनिकल स्टेज के हैंडल्स है। इसके बाद इसका फ्रैक्शन, मार्केटिंग, एंड इसमें कई पोर्शन में जो फेल्योर होने के चांसेस, कई पोजीशंस पे ड्रग रिसर्च फेल्योर होने के चांसेस होते हैं। तो इसको हमको करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए इसमें गुड नॉलेज होना चाहिए हर स्टेप का, और पूरी रिव्यू करके, पूरा लिटरेचर रिव्यू करके स्टेप आगे लेना कि कोई फेल्योर ना हो। और इथिकल एंड सेफ्टी कंसर्न, मतलब प्री क्लिनिकल स्टडी या क्लिनिकल स्टडी, इन बोथ केसेस यू मस्ट हैव टू टेक ethical approval after the proceed the study। अब पहले क्लिनिकल अप्रूवल होना चाहिए, इसके बाद स्टडी को अप्रूव। अब स्टेप इसका आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी एक हेडल्स है, ये भी एक आपको करना जरूरी है। आफ्टर द टेक्निकल साइंटिफिक चैलेंजेस, हर स्टेप पे इंश्योर द साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको मेंटेन रखना है। यदि वो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट आपको कहाँ से आएगा? रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आता है। उसको हर स्टेप पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू एक स्टेप आपको केयरफुली स्टेप आगे बढ़ना है। यदि केयरफुली आप नहीं बढ़ते हैं तो उसमें कभी भी ड्रग डिस्कवरी में, न्यू ड्रग में प्रॉब्लम आ सकती है, जो आपके रिसर्च को फेल्योर कर सकता है। तो दोज आर इंटरेस्टेड टू रिसर्च, फर्स्ट यू हैव टू
is done technically and scientifically in a particular area, then you can make the good chances to succeed in research. Okay. After the patent एंड एक्सप्लेनेशन, यदि कोई न्यू रिसर्च हुआ तो उसको पेटेंट आप उसके हिसाब से आप को फ्रिक्वेंटली कर लेना है कि वो आपका हो जाए, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाए और उसमें आप स्टार्टअप खोल सकें, एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकें और उसका बेनिफिट उठा सकें. एंड आफ्टर देन द मार्केटिंग डायनामिक एंड डिमांड. रिसर्च में फर्स्ट यू हैव टू know about what is the demand and market value of that particular research. पहले आपको कोई भी रिसर्च करने से पहले यदि उसकी बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं. रिसर्च यदि कर रहे हैं तो इसका मार्केट में क्या वैल्यू है. मानो यदि हमारा रिसर्च सक्सेस होता है तो इसको मार्केट में डिमांड क्या है. यदि अच्छी डिमांड है या आपको लगता है कि इसका बहुत यूज हो सकता है तभी उस स्टेप को आगे बढ़ा के उसमें रिसर्च करें. नहीं तो आपकी रिसर्च अच्छी होते हुए भी यदि उसकी मार्केट डिमांड नहीं है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. आपको बिलियंस डॉलर्स खर्च होंगे और वो किसी से फंडिंग लेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है और आपका उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो यदि किसी प्रोडक्ट का यदि मार्केट डिमांड और अच्छा है, पहले उसको मार्केटिंग डायनामिक स्टडी आप कर लें. यदि अच्छा डिमांड है तभी उस पर लें, तभी उसको रिसर्च करने का प्रोसेस स्टार्ट करें, नहीं तो ना करें. ठीक है. आफ्टर देन द कंक्लूजन ऑफ द what is the scope of pharmacy in research and development. It concludes the despite of challenges, the scope of pharmacy in R&D in a vast and vital advance the health care. बिकॉज इतने सब हेडल्स होने के बाद भी इसका इतना अच्छा जो है स्कोप है कि इसको बिना किए हेल्थ केयर में इम्प्रूव नहीं हो सकता. तो फार्मेसी ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी डॉक्टरेट को ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा कि आप अच्छी से अच्छे ड्रग्स को रिसर्च करें कि उसका हेल्थ केयर में इम्प्रूव हो सके और उसका बेनिफिट सोसाइटी के लोग ले सके. फिर रिसर्च इज कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग इम्प्रूवल आउटकम ऑफ द पेशेंट. अब इसका विदाउट रिसर्च हम जो है सोसाइटी को हेल्थ केयर में इम्प्रूव नहीं कर सकते. इसमें अच्छा स्कोप फार्मेसी स्टूडेंट का है क्योंकि फार्मेसी स्टूडेंट ड्रग के फ्राम प्रिपरेशन से, मैन्युफैक्चरिंग से, ड्रग डेवलपमेंट से, एफएनडी से, रिसर्च से, सभी से तारतम्यता से जुड़ा रहता है. तो फार्मेसी स्टूडेंट को रिसर्च में इन्वॉल्व होने पर हेल्थ केयर में इम्प्रूव होता है और सोसाइटी को बेनिफिट होती है. दैट ऑल अबाउट द रिसर्च स्कोप ऑफ द फार्मेसी इन R&D. थैंक यू फॉर अटेंशन.